आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। लीजिए सुनिए भाग 7। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक बेहक शिशु घबराकर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों, यहां कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, मैं भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कंपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाजें आती है और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती है। वह परेशान हो उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही है। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुई थी। फिर देखा विनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समय पहुंचा तो देखा, अरे ये तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसी सुकुमार जंजीरें कसी हुई है। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहां गया। सुधा लेटी हुई पड़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि विनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोले कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए, सुधा बोली। कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी, चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैफरसन झील गए और वहां पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। ये तो अच्छा ही है कि यह सब जिसे तुम सेक्स कहते हो ये संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं, तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहती कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा, ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी चाहते होंगे ये भी अंतर ना रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी। होंठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही।
चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपना है और तुम में क्या है? वारे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती है। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूं कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगे। तुम्हारे ही सहारे में लहरों से खेल भी सकता हूं, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा यह कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूं बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूं, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदन ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहां छुआ था पम्मी ने तुम्हें, और उसका हाथ होंठों तक ले गई। चंदर कांप गया। आज सुधा को यह क्या हो गया है? लेकिन होंठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूंकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए। छू मंतर। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। विनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। विनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, यह पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहा हूं? विनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह में लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब तुम समझ गए ना? जी हां गुरुआनी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। विनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। विनती ने झुककर एक अंगूठे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन विनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे, अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट ना कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाव आकाश। अब पम्मी के यहां कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदन ने कहा, अब मैं निडर हूं। कहो विनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? विनती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझे? समझे, हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहां क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और विनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और विनती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहां नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। विनती उसे बार बार चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुराल का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहां जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साहिवान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है
और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अधपड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही है। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटे। बस अब 2-3 महीने में मां बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर। सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो और हमारा काम थोड़ी ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंदन ने किताब खींच ली। टॉजिक इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे ये 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन क्योंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदन ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? हाँ, कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घुसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंद्र कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है? जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शाल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक विनती का स्वेटर, एक हमारा शाल। चंदर का माथा टनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शाल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। आप डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरनी आएंगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहां गई विनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लूगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो खत्म हुई थीसिस, आप जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंद्र को उपाधि कहां से मिलती? चंद्र ने दुलार से कहा।
तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ विनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। विनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, विनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा, कहकर विनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचंद, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, विनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहां आज गए होंगे, पम्मी के यहां, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेंप गया। विनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है ये, तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए। आगे आगे विनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी हैं? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और विनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन विनती को महादेव की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और विनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि परिचय में एक करुण रस का गीत आ गया था अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठाऊं, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूं, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूं। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूं। मेरे साथ वह पढ़ता था ना हरिहर टंडन, वह बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव है। और तुम्हारा एक सहपाठी तो हमने सुना है कि असेंबली का स्पीकर भी है, चंदर बात काटकर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, विनती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो विनती बोली, खाइए, मिठाई तो विग्रह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो विनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो विनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों विनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। विनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें विनती हमारी है या सुधा की? विनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला विनती को दे दिया तो विनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा।
हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से विनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियां धोकर रख दें? और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। विनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर विनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो, हाँ ऐसे ही। विनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। विनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेंपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और विनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेंप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा विनती की आंखें देखो इस वक्त। आई अभी। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली। बड़ी खराब हैं आप, विनती बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। अब अपने ससुराल में बोलना टुइयां ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छे राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहां, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनके उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? विनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। विनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। विनती बोली, नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ यही तो बात है। विनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूं, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहां इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहां कैसे रहती हूं, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूं। वह नर्क है मेरे लिए। माँ की गोद नर्क है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूं। कुछ चैन तो मिलेगा। विनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूं, कितनी पतित हूं कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूं। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। विनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। विनती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ? और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत है। अच्छा हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो आओ। विनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम मुझसे ससुराल का मजाक मत किया करो। मैं बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद करें? सुधा अकड़ कर बोली, नहीं सच सच बताओ। चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचका कर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह वहां नहीं करूंगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहां से। इतने में विनती आ गई। वह भी उदास थी।
सुधा उठी और विनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे। बिल्ली कहीं की, सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। विनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया।